दोस्तों, देश की राजनीति ऐसे ऐसी करवटें ले रही है जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। अब देखिए 9 तारीख को यानी कि सोमवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ तस्वीरें आई हैं जो बड़ी हैरान करती हैं और इस बात को लेकर भी इशारा करती हैं कि अचानक से चंद्रबाबू नायडू इस सरकार में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या पलटी मारेंगे? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ठीक वोटिंग में कोई क्रॉस वोटिंग होने वाली है? क्या नायडू अपनी संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं? इसको लेकर बहुत अटकलबाजी चल रही है। इन अटकलबाजियों को विराम देने की बजाय अचानक से एक खबर सामने आ गई जिसने बड़ी हैरानी पैदा कर दी, और वो थी ये तस्वीरें। दोस्तों, ये हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश। नारा लोकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। कब? जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग को महज कुछ दिन बाकी हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों 5 तारीख की है। अब देखिए 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नारा लोकेश की मुलाकात हो रही है और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। दोस्तों, ये मुलाकात, अगर वैसे तो तस्वीरें खुद नारा लोकेश ने शेयर की है, मुलाकात में किन चीजों पर बात हुई इसको लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब बात है। चंद्रबाबू नायडू मोदी से मिले तो समझ में आता है क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नारा लोकेश तो दोस्तों राज्य के एक मंत्री हैं। वो अलग बात है कि राजनीतिक साख उनकी ये है कि वो नायडू के बेटे हैं और एक तरह से कहा जा रहा है कि नायडू की राजनीतिक उत्तराधिकारी तो वही हैं। फिर मोदी से उनकी मुलाकात के क्या मायने हैं? तब जबकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों की नजर इस बात पर गई, लेकिन इन तस्वीरों पर अब हर कोई ध्यान देने लगा है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति और नारा लोकेश के बीच की तस्वीरें हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कुछ दिन पहले, मात्र कुछ दिन पहले, नारा लोकेश जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने गए थे और उस मुलाकात से जो भी बातचीत हुई थी वो हो गई थी लीक, और ऐसी स्थिति आ गई कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया और अब नारा लोकेश पहुंच गए हैं पीएम से मिलने के लिए। तो इन कड़ियों को कैसे जोड़ा जाए? देश की राजनीति किस तरह से बढ़ रही है तब जब बार बार विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है 4 महीने में सरकार गिर जाएगी, 5 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आइए जल्दी जल्दी कुछ घड़ियां आपके सामने मैं जोड़ती हूँ। दोस्तों, नारा लोकेश सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक मंत्री या फिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नहीं है। नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के जल्द होने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके इस कार्यकाल में ही आखिरी के 2.5 साल में नारा लोकेश को फिर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहते हैं। अपने रहते अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी सौंपकर पार्टी एक तरह से उनको, आप कह सकते हैं पार्टी तो पहले से नारा लोकेश को सौंपी गई है। नारा लोकेश ही पूरी की पूरी पार्टी की गतिविधियां देखते हैं। आंध्र प्रदेश का जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव का, उसकी पूरी रणनीति भी नारा लोकेश ने ही बनाई थी। और नारा लोकेश जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि चेहरा चंद्रबाबू नायडू हैं, और सरकार का जो पूरा कामकाज है एक तरह से नारा लोकेश पावर सेंटर है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ताकतवर नहीं है, ऑफकोर्स वो ताकतवर है, मुख्यमंत्री है वो, लेकिन सब जानते हैं पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी, कि भविष्य जो है इस सरकार का भी और इस पार्टी के भी वो नारा लोकेश ही है। तो नारा लोकेश इस वक्त बहुत पावरफुल है। तो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात क्यों हो रही है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात को उसी आप जगह पर रख सकते हैं जहां पर मोदी ने 8 सितंबर की रात को अपने घर पर 525 एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया है। दोस्तों, ये खबर सबसे पहले मैंने आपके सामने कल शाम को ही रख दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को यानी कि 9 सितंबर की सुबह जब वोटिंग होनी है उसकी ठीक एक रात पहले बकायदा अपने घर पर, अपने सरकारी आवास पर एनडीए के 425 सांसदों को बुलाया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि 100% वोटिंग हो। और उससे पहले नारा लोकेश की यह मुलाकात इस बात को लेकर जोड़ी जा सकती है कि किसी भी हाल में मोदी नहीं चाहते कि ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही है, किसी भी इस तरह की कोई भी गुंजाइश बने। अब आप कहेंगे दोस्तों, तो इसमें मोदी को मुलाकात करने की क्या जरूरत है? मोदी को अब आगे आने की क्या जरूरत है? मोदी नारा लोकेश से मुलाकात कर रहे हैं, मोदी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, ये तो चाणक्य का काम है। तो दोस्तों, यही होता है जब आप एक गठबंधन की सरकार चलाते हैं, यही होता है जब आप अपने बूते बहुमत नहीं ला पाते हैं। मोदी के लिए ये चीज नहीं है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ये करना पड़ता है आपको। दोस्तों, अब आ जाते हैं नारा लोकेश की पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस मुलाकात पर। दोस्तों, नारा लोकेश और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई थी।
ये उन दिनों की बात है जब जगदीप धनखड़ ने बस इस्तीफा दिया था, बस उसके कुछ दिन पहले ही ये मुलाकात हुई थी दोस्तों। ये मुलाकात हुई थी 18 जुलाई, उसके कुछ दिन बाद जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल इस मुलाकात की बातें हो गई थी लीक। हुआ ये दोस्तों कि जगदीप धनखड़ उन दिनों विपक्ष के नेताओं से भी खूब मुलाकात कर रहे थे, और मैंने आपको जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ था ये खबर भी दिखाई थी, जिसमें ये बात बाद में निकल कर आई थी कि विपक्ष के नेताओं के सामने जगदीप धनखड़ बार बार इस सरकार को लेकर अपना गुस्सा, अपनी असहमति जाहिर कर रहे थे, और ये तक उन्होंने बोल दिया था विपक्षी नेताओं के बीच कि आप कैसे भी करके चंद्रबाबू नायडू को कन्विंस कीजिए कि सरकार से समर्थन वापस ले लें। उसके बाद काफी बवाल मचा, मतलब ये बात जो है वो सरकार तक पहुंच गई, मोदी तक पहुंच गई। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि जो नारा लोकेश के साथ मुलाकात हुई थी जगदीप धनखड़ की इस्तीफे से पहले, वहां भी जगदीप धनखड़ ने एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की थी नायडू के बेटे को कि अपने पिताजी को बोलिए आप फैसला लीजिए समर्थन वापसी को लेकर। अब दोस्तों जगदीप धनखड़ इस मामले में थोड़े नौसिखिया रह गए। उनको पता नहीं है कि जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पास किस लेवल की ताकत होती है। उपराष्ट्रपति के साथ कोई भी मुलाकात करेगा उसकी जानकारी सारी जानकारी गृह मंत्रालय को होती है। तो जगदीप धनखड़ और नारा लोकेश के बीच में जो बातचीत हुई, जो धनखड़ ने नारा लोकेश के साथ जो भी बात शेयर की, वो सरकार को पता चल गई, और यहीं से दोनों के बीच में भारी असंतुष्टि और भारी टकराव की स्थिति बनी। ये आप कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ की बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने डायरेक्टली इस तरह की कोई बात कर दी। अगर उनको ऐसी कोई प्लानिंग करनी थी सरकार गिराकर, तो उसको लेकर वो समझदारी वाला कोई फैसला ले सकते थे। लेकिन अब नारा लोकेश के साथ मोदी मुलाकात क्यों कर रहे हैं, आप इसको अलग अलग तरह से ले सकते हैं। आप इसको ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि नारा लोकेश अचानक से आंध्र प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान नारा लोकेश ने राजनाथ सिंह, अमित शाह और गडकरी से संसद में आकर मुलाकात की थी। ये खबर भी मैंने आपके सामने रखी थी। अमूमन ऐसी खबरें मीडिया में नहीं आ पाती, सुर्खियां नहीं बन पाती, लेकिन ये खबर मेरे पास आई तो मैंने आपके सामने रखी थी। नारा लोकेश न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि केंद्र की राजनीति में भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए वो कितने ताकतवर हैं, और ताकतवर होंगे ही भाई। उनके पिता की पार्टी की वजह से ही 16 सांसदों का सहयोग है और ये सरकार चल रही है। सबसे बड़े सहयोगी तो वही हैं इस सरकार के दोस्तों। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी ये चाहते हैं कि उनके बेटे सीएम बन जाएं, और जब वो सीएम बनेंगे तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, आप सीएम बन गए और 30 साल पहले भी आप सीएम थे, आज भी आप सीएम हैं, तो अब उनके पास क्या विकल्प है। नायडू चाहते हैं कि उनको एक बड़ा मंत्रालय मिल जाए, वो मंत्रालय जो मोदी किसी को नहीं देते, किसी सहयोगी को नहीं देते। दोस्तों नायडू की उन मंत्रालयों में से किसी एक पर नजर है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो सकता है, वित्त मंत्रालय हो सकता है। हालांकि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन नायडू अगर बेटे को सीएम बनाएंगे तो खुद तो कोई पावरफुल मंत्रालय चाहेंगे ही चाहेंगे ना। तो इसको लेकर भी आप कह सकते हैं लॉबिंग हो रही है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है कि हो जाए। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो जबरदस्त तरीके से इस वक्त दिल्ली के गलियारों में चल रही हैं, लेकिन मोदी का सक्रिय होना, मोदी का नायडू के बेटे से मुलाकात करना, मोदी का सांसदों को डिनर मीट के लिए बुलाना, यह बताता है दोस्तों कि मतलब कमान जो है मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। मोदी कमान अपने हाथ में तभी लेते हैं तब जब उनको लगता है कि चाणक्य जी संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर मोदी को ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर भाई इस वक्त सरकार किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो क्रॉस वोटिंग झेल ले, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई उपराष्ट्रपति चुनाव में तो जो अगला कदम विपक्ष का होगा वो होगा अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया तो फिर आपको नायडू के साथ दोबारा से जीरो से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। फिर वो पूरी बार्गेनिंग शुरुआत से शुरू होगी, और जाहिर तौर पर सरकार को ये लगता होगा कि अगर बार्गेनिंग ही करनी है तो अभी कर लें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? इतनी तैयारी, इतनी खेमेबाजी जिस तरह से एनडीए के अंदर चल रही है, क्यों चल रही होगी ये? क्या वाकई में कोई बड़ा घटनाक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के जरिए आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं।